हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन किया हुआ है। हमारे संविधान में बजट बोल करके कोई टर्म यूज नहीं किया गया है, बल्कि इसके बदले में इस्तेमाल किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग प्रचलन में इसी को शॉर्ट में बजट बोल करके इस्तेमाल करते हैं। वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी है उसके द्वारा बजट तैयार किया जाता है और गवर्नमेंट उसको बजट को पार्लियामेंट में पेश करती है 1 फरवरी को। 2016 तक जो है बजट को पार्लियामेंट में जो पेश किया जा रहा था तो फरवरी के जो लास्ट वर्किंग डेज होता था, यानी फरवरी महीने का आखिरी वर्किंग डेज में पेश किया जाता था। लेकिन 2016 के बाद से इसमें बदलाव करके अब जो है बजट को 1 फरवरी को ही पेश किया जाने लगा। इसका वजह यह था कि चूँकि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और जो भी मंत्रालय को जो भी राशि आवंटित करना होता है उसके लिए टाइम बहुत कम पड़ जाया करता था, उसको टाइम पर फंड जारी नहीं हो पा रहा था। तो उसी को देखते हुए अब इसे 1 फरवरी को ही इंट्रोड्यूस करने की व्यवस्था कर दी गई है। चलिए तो देखते हैं, इसके हम लोग बजट को 2 हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं, 2 पार्ट में। एक एक्सपेंडिचर वाला पार्ट और दूसरा पार्ट जो है रेवेन्यू पार्ट। इस भाग में एक्सपेंडिचर वाले भाग में इस भाग में मंत्रालयों को दिया जाने वाला अनुदान होता है। और इस पार्ट की अगर बात करें रेवेन्यू पार्ट की, तो आगामी वित्त वर्ष के लिए करों का प्रावधान होता है। बजट को 2 हिस्सों हम लोग देख सकते हैं। एक पार्ट तो वो है जिसमें कि मंत्रालय को जो राशि आवंटित की जाती है, और दूसरा जिससे कि अगले वर्ष किस चीज़ में कितना टैक्स आएगा, टैक्स का क्या रेट होगा, क्या कटौती किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा, उसको हम लोग दूसरे पार्ट रेवेन्यू पार्ट में देखते हैं। इस एक्सपेंडिचर को पारित करने का जो विधेयक लाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं विनियोग विधेयक, जो कि आर्टिकल 114 में वर्णित है। इसको हम लोग इंग्लिश में अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। और रेवेन्यू वाले पार्ट इसके लिए जो बिल लाया जाता है इसको कहते हैं वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में फ़र्क को देख लेते हैं। धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है। धन विधेयक मनी बिल एंड वित्त विधेयक, दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। आर्टिकल 110 में जो भी विषय उल्लेखित है, जो भी मामले उल्लेखित हैं, उन सारे मामलों को या उन सारे विषय को हम लोग धन विधेयक कहते हैं। और वित्त विधेयक की बात करें तो आर्टिकल 110 में जो वर्णित है प्लस इसके अलावा जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी विधेयक हैं उन सबको मिला करके हम लोग 110 और उसके अलावा जो भी मामला है उसको मिला करके हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वित्त विधेयक जो है धन विधेयक के साथ साथ इसके अलावा जो भी मामले हैं, अगर इसको हम इस सर्कल को अगर हम धन विधेयक कहें तो ये बड़ा वाला सर्कल वित्त विधेयक है, यानी कि धन विधेयक वित्त विधेयक में ही शामिल होता है। जब कोई धन विधेयक की बात आती है तो लोकसभा इसमें पावरफुल हो जाता है, यानी कि इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा के पास ना तो इसको संशोधित करने का पावर होता है ना इसे रोकने का पावर होता है। लेकिन जब वित्त विधेयक की बात आती है तो इसको पेश तो इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जाता है, लेकिन इससे जो ऑर्डिनरी विधेयक होते हैं उस तरह का सारा पावर एंजॉय करते हैं राज्यसभा। यानी कि वित्त विधेयक की स्थिति में पेश लोकसभा में किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है, इसको रोक लगा सकती है। तो ये सारे ऑर्डिनरी बिल की तरह पावर्स मिल जाता है। और मनी बिल के केस में किसी भी बिल को अगर लोकसभा स्पीकर अगर मनी बिल कह देता है तो वो मनी बिल मान लिया जाता है और इसके बाद सारे पावर मनी बिल वाला आ जाता है, यानी कि इसमें सारे पावर लोकसभा को आ जाता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल
266, जिसमें संचित निधि का व्यवस्था किया गया है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो संचित निधि है यह इंडिया का लार्जेस्ट फंड होता है। और इस निधि में या इस फंड में जितने भी टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो जमा होता है। किसी भी सोर्स में जो भी इनकम आता है, इनकम रिसीव्ड, और जो भी लोन रेज्ड होते हैं, जो लोन लिए जाते हैं, वो सारा का सारा इसी फंड में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाके जमा हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खजाने में जमा हो जाता है। यह जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 266 के द्वारा। और इस पैसे को जो खर्च करने का जो पावर है वो संसद के पास है। इसका डिस्पोजल पार्लियामेंट के अधीन होता है, पार्लियामेंट के अधीन होता है। नेक्स्ट एक आर्टिकल है 267। इसकी बात करें तो इस आर्टिकल में व्यवस्था है कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसको हम लोग बोलते हैं आकस्मिक निधि, यानी किसी भी इमरजेंसी केस को निपटने के लिए यह फंड की व्यवस्था की गई है। किसी भी इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए यह फंड की व्यवस्था की गई है। और यह जो फंड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के अधीन होता है। और इस फंड का जो सोर्स है या जो यह फंड जमा होता है वो भारत के संचित निधि से ही जमा होता है, भारत के संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही इसमें जमा किया जाता है राशि को। संचित निधि की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 50 करोड़ था, लेकिन बाद में इसे 500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। यानी कि ये जो कंटिजेंसी फंड है, कंटिजेंसी फंड अभी 500 करोड़ रुपये है किसी भी इमरजेंसी केस को निपटने के लिए। ये देखते हैं कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है, यानी कि भारित व्यय। हम लोगों ने देखा कि किसी भी मंत्रालय को जब पैसा एलोकेट किया जाता है तो उसके लिए संसद से परमिशन लेना होता है, बजट पेश करके उसमें विधेयक पेश करके उसको पास कराना होता है। लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, इस पैसे को संचित निधि से निकालने के भारित व्यय का जो खर्च है, यह जो वैसा व्यय है जिसे संचित निधि से निकालने के लिए, संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने के लिए इसमें संसद द्वारा स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। संसद स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। आर्टिकल 112 का 3 में जो भी भारित व्यय है, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, इसको घोषित किया गया है किन किन खर्च को भारित व्यय में रखा जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट का वेतन एवं भत्ते, स्पीकर के वेतन एवं भत्ते, वाइस स्पीकर का वेतन एवं भत्ते, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि जो राज्यसभा का सभापति है उसके वेतन एवं भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके वेतन एवं भत्ते, तो ये सारे भारित व्यय में आता है और इनके वेतन एवं भत्ते देने के लिए संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। आइए एमपी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो रह गया था उसको देख लेते हैं कि सांसदों की अयोग्यता कैसे हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, इसकी व्यवस्था आर्टिकल 102 में दी गई है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति या कोई सांसद वो भारत की नागरिकता को खो देती है, भारत की नागरिकता जिसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, चाहे वो खुद से त्याग कर दे या फिर कहीं और जाकर के किसी अन्य देशों का अगर नागरिकता वो ले लेता है, तो उसकी जो सांसद की योग्यता है, उसका सांसद की योग्यता खत्म हो जाता है। अगर वो किसी लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, तो भी उसकी योग्यता अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी सांसद को दिवालिया घोषित कर दिया हो, यदि सांसद मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो और किसी कोर्ट द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा अप्रूव किया गया हो, सत्यापित किया गया हो, या फिर कोई सांसद संसदीय कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,
अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो सांसद अयोग्य हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अपने पद से। सांसदों का स्थान रिक्त कैसे हो जाता है इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 101 101 में इसको बताया गया है। इस आर्टिकल के अंतर्गत यदि कोई सांसद इस्तीफा दे देता है, अपना त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है तो पद रिक्त हो जाएगा। यदि कोई एमपी एक साथ दो सदन का मेंबर हो या फिर कोई एमपी लगातार 60 वर्किंग डेज कार्य दिवस अनुपस्थित रहे या फिर सांसद किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो इन सारी कंडीशन में सीट वैकेट हो जाती है, रिक्त हो जाती है। चलो दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।